इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन सीरीज के तहत हम आज मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो इस आर्टिकल की मदद से हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ रुचिता एंड वेलकम टू स्टडी स्टॉपर। देखिए, इस कन्वेंशन में टर्की का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर दो स्ट्रेट्स की बात की गई है। वो कौन सी दो स्ट्रेट्स हैं? तो एक है बॉस्फोरस और दूसरी है दार्दानल्स स्ट्रेट्स। अब इन दोनों स्ट्रेट्स पर इस कन्वेंशन के तहत टर्की का बहुत बड़ी मात्रा में कंट्रोल है। इसके ज़रिए ये क्या करने की सोच रहा है, जो रशियन वॉरशिप्स हैं उनको ये रोकने की कोशिश करेगा ब्लैक सी में जाने से। और पूरी तरह से रोक तो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी के दरमियान जो रशियन वॉरशिप्स का मूवमेंट है उनको लिमिट करने की कोशिश करेगा। अब किस तरीके से ये कन्वेंशन वॉर को इम्पैक्ट करेगा और ओवरऑल क्या टर्की सच में रशिया के वॉरशिप्स को रोक ही देगा? क्या ऐसा हो सकता है? तो हम ये आगे देखते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंस जो इन दोनों स्ट्रेट्स की है वो ये है कि ब्लैक सी तक जाने का ये एक लौता रास्ता बनती हैं, राइट। अब इनको टर्किश स्ट्रेट्स भी कहा जाता है और ब्लैक सी स्ट्रेट्स भी कहा जाता है। और ये किन को कनेक्ट करती हैं? तो एजियन सी और ब्लैक सी को कनेक्ट करती है वाया द सी ऑफ मरमरा। ये सारी लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इन ओवरऑल ये पूरा जो एरिया है ये यूपीएससी का बहुत फेवरेट एरिया है, राइट। तो इसमें ये जो बॉर्डर कंट्रीज भी है उसका भी हमें नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा ये दोनों स्ट्रेट्स जो हैं वो ब्लैक सी पोर्ट्स को मेडिटेरियन सी और उससे आगे के एरिया में जाने के लिए रास्ता प्रोवाइड करती हैं और ये एक लौता रास्ता बनती हैं। इसीलिए इनकी जो लोकेशन है बहुत ही स्ट्रैटेजिक है, ठीक है। इसके अलावा हर रोज़ इस वाटरवे को यूज़ किया जाता है और करीब 3 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल और 3% जो डेली ग्लोबल सप्लाई है, जो मोस्टली कहाँ से प्रोड्यूस होके आता है? रशिया से, अज़रबैजान और कज़ाकिस्तान। यहाँ से जो चीज़ें प्रोड्यूस होके आती हैं वो हर रोज़ इसी वाटरवे से गुजरती हैं। और इसके अलावा ये जो रूट है ये भारी मात्रा में आयरन, स्टील और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ब्लैक सी कोस्ट से यूरोप और दूसरे कंट्रीज़ तक ले जाने के लिए ये रास्ता काम आता है। तो ये पूरे ओवरऑल वर्ल्ड ट्रेड के हिसाब से हम देखें तो काफ़ी बिजी रास्ता ये कहलाता है। 1936 का ये कन्वेंशन है और इसमें स्ट्रेट्स के बारे में जानकारी दी गई है, जिसके तहत टर्की को इन दोनों स्ट्रेट्स का पूरा कंट्रोल दिया गया है। अब वॉर लाइक सिचुएशन में या वॉर अगर हो रहा है तो टर्की को ये अधिकार दिया गया है कि वो इस रास्ते से जो भी नेवल वॉरशिप्स गुजर रही हैं उनको वो रेगुलेट कर सकता है और चाहे तो ब्लॉक भी कर सकता है ऐसी कंट्रीज़ के वॉरशिप्स को इन रास्तों से गुजरने के लिए। लेकिन रशिया की जो लोकेशन है वो भी इम्पॉर्टेंट है। रशिया खुद ब्लैक सी के बॉर्डर कंट्रीज़ में से एक है, तो क्या इतना इजीली टर्की उसको रोक पाएगा? नहीं, इतना इजी तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक रशियन वॉरशिप्स को वो वहीं के वहीं लिमिट करके रख सकता है। अब रशिया की जो लोकेशन है ब्लैक सी के पास वो इस मामले को थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देती है, ठीक है। वो ऐसे कि जो आर्टिकल 19 है उसमें एक एक्सेप्शन है जो ब्लैक सी के आसपास की जो कंट्रीज़ हैं उनको एक अधिकार ये देती हैं कि एक बार जब कोई भी ऐसी वॉर वेसल यानी शिप, ठीक है, जैसे रशिया की कोई वॉर शिप है, वो अगर उसके बेस से निकल चुकी है और वो आगे पहुंच गई है तो उसको पूरा अधिकार है कि वो वापस रशियन बेस पे आ जाए, वो लौट सकती है। इसमें टर्की कुछ नहीं कर सकता। फिर इसमें वो उनके एग्जिट पे या एंट्री पे कोई रोक टोक नहीं लगा सकता। इसका मतलब वॉरशिप्स वापस अपनी जगह पर जा सकती हैं और टर्की उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकता। ये जो शिप्स होती हैं जो इन रास्तों से गुजर के जाती है इनको ऑफिशियली असाइन किया होता है ना। उनका एक प्रॉपर असाइनमेंट होता है कि ये शिप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाया करेगी और इस चीज़ को क्या कहते हैं? ऑफिशियल असाइनमेंट। अब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये जो ऑफिशियल असाइनमेंट है ये उस स्टेट की अथॉरिटी के अंडर आता है जो इन शिप्स को ओन करती है। यानी कि जैसे रशिया की शिप है, रशिया ने असाइन कर दिया कि मेरी ये शिप ब्लैक सी पर रहेगी और ब्लैक सी से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ये जाया करेगी, है ना। अब अगर रशिया पे इस तरीके की रोक टोक लग जाती है तो वो क्या कर सकता है? तो वो अपनी कुछ शिप्स को रीअसाइन करेगा, मतलब उनका जो रास्ता है
उनको वो रीअसाइन करेगा और नई शिप्स को फिर उसे उतारना पड़ेगा जो ब्लैक सी पर रहेंगी या वहाँ से कहीं और जाएंगी। अब टर्की ऐसा इम्प्लीमेंट कर देता है ये ट्रीटी, तो क्या होगा, तो रशिया जिन शिप्स को रीअसाइन करता है कि ठीक है मैं इस शिप को ब्लैक सी में उतारता हूँ या वहाँ से मुझे इस शिप को बाहर लाना है, तो ऐसी शिप्स को वहीं के वहीं रहना पड़ेगा। उनकी मूवमेंट फिर नहीं हो सकती जब तक कि वॉर ख़त्म नहीं होती। ठीक है, उनको वहीं के वहीं रहना पड़ेगा, यानी कि उनकी मूवमेंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। इसके अलावा ऐसी वॉरशिप्स जिनमें कोई ऑक्सिलरी वेसल्स है, यानी कोई वेपन्स हैं या युद्ध से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, ऐसी वेसल्स या शिप्स तो वहाँ पे बिल्कुल आ ही नहीं सकती। और जो ट्रेडिशनली ब्लैक सी में बेस्ड नहीं है, यानी ट्रेडिशनली जो पहले से ही ब्लैक सी में शिप्स कोई असाइन नहीं की गई है, तो वो भी फिर ब्लैक सी में एंटर नहीं कर पाएगी। ठीक है, मतलब एकदम से आप कोई भी नई शिप को बिना असाइन किए उसको नहीं उतार सकते। आपने सोच लिया कि हाँ हम इन शिप्स को ब्लैक सी में आने देंगे, तो बस वो वहीं के वहीं रहेगी जब तक कि वॉर ख़त्म नहीं होगी। अब देखिए टर्की ऐसा कर क्यों रहा है। टर्की के रिलेशंस की बात करें रशिया और यूक्रेन के साथ, तो वो काफ़ी बैलेंस्ड है। दोनों के साथ ही टर्की के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। तो अब टर्की रशिया के साथ ऐसा क्यों करेगा, तो यही समझ लीजिए कि वो अपने अनुसार सैंक्शंस लगा रहा है रशिया पर। ये उसका तरीका है सैंक्शंस लगाने का। अब इससे पहले क्या होता था, तो रशिया फ्लेक्सिबली बिना किसी रोक टोक के अपने वॉरशिप्स को इन एरियाज़ में यूज़ किया करता था, या ब्लैक सी में बहुत ही इजीली उसकी जो नेवल असेट्स हैं इंक्लूडिंग सबमरीन्स ये वहाँ पे रहा करती थी। अब इस ट्रीटी के लागू होने के बाद क्या होगा, अब उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा उसका असेट ब्लैक सी में रहेगा और कौन सा मेडिटेरियन सी में रहेगा, और फिर वही के वही रहेगा, वो वहाँ से यहाँ वहाँ नहीं जा सकता। तो टर्की क्या कर रहा है, जैसे काफ़ी देशों ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी रशिया के लिए, समझ लीजिए कि टर्की ने अपने वाटर स्पेस बंद कर दी है रशिया के लिए। ये उसका तरीका है सैंक्शंस लगाने का, राइट। इसके अलावा टर्की ने पर्टिकुलरली कोई ऐसी साइड तो नहीं ली है, लेकिन उसके लिए रशिया भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना यूक्रेन है। तो वो रशिया से ज़्यादा लंबे समय तक इस तरीके के जो बिहेवियर है वो नहीं कर सकता है। और यूक्रेन की बात करें तो टर्की ने उसको काफ़ी सारी ह्यूमैनिटेरियन और मिलिट्री एड भी प्रोवाइड की है। तो टर्की के लिए दोनों ही इम्पॉर्टेंट नेशंस है एज़ फार एज डिप्लोमेटिक रिलेशंस जहाँ तक कंसर्न है। तो ये थी पूरी डिस्कशन मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन से रिलेटेड। हम मिलेंगे इसी सीरीज़ के और किसी टॉपिक के साथ। जय हिंद।